नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं दो तार एक ही धातु के तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के हैं, यानी एक ही धातु का मतलब है कि उनके विशिष्ट प्रतिरोध कैसे हैं, इक्वल है, यानी रो वन पहले के लिए हो गया, रो टू दूसरे के लिए हो गया, इक्वल टू रो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल भी दोनों के बराबर है, यानी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A। आगे वो पूछते हैं हमसे, दे रखा है इस क्वेश्चन में, लंबाइयाँ कितनी है, 2:1 के अनुपात में है, लंबाइयाँ 2:1 के अनुपात में है। तो पहले की लंबाई क्या मान लेंगे, L1, दूसरे की मान लेंगे L2। तो L1 रेशियो L2 इक्वल टू दे रखा है 2:1, या आप इसको लिख सकते हैं L1/L2 इक्वल टू 2/1, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दे रखा है प्रश्न में। अभी पूछते हैं इनके सिरों के बीच विभाग एक समान विभवांतर स्थापित करने पर। अब इनके सिरों पर भी विभवांतर कितना है, एक समान है, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। एक समान विभवांतर स्थापित करने पर उनमें प्रवाहित धाराओं का अनुपात ये पूछते हैं, यानी पहले तार में वैल्यू धारा मान लीजिए I1 है, दूसरे तार में मान लीजिए वैल्यू धारा I2 है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको बताना है। ओम के नियम का सहारा ले लीजिए। ओम का नियम क्या है, V1 इक्वल टू R करेंगे तो V1 इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा, V1 इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा। या सीधा सीधा पूछा है हमसे धाराओं का अनुपात, तो ओम के नियम को धाराओं के I के इक्वल कैसे लिखेंगे, I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। यदि इसी को हम पहले तार के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 V1 R1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से I2 इक्वल टू करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, V2 अपॉन R2, V2 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ये पूछते हैं धाराओं का अनुपात, तो धाराओं का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइड करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू, अब देखिए I1 की वैल्यू में लिखूंगा V अपॉन R1, क्या V1 अपॉन R1, और अपॉन में I2 की वैल्यू में लिखूंगा तो R2 पहुंचेगा ऊपर, बटे में V2 आ जाएगा नीचे, V2 आ जाएगा नीचे। अब देखिए मैं कुछ काटफिट करने वाला हूँ, यहाँ पर काटफिट कैसे करूंगा, V1 इक्वल टू V2 है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V है, तो V1 से V2 को मैं सीधा सीधा काट सकता हूँ, काट दें, जो बचा मैं उसको लिखूंगा। बचा हमारे पास में I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इक्वल टू, बच रहा है हमारे पास R2 बटे R1, R2 बटे R1, यानी दूसरे तार का प्रतिरोध बटे पहले तार का प्रतिरोध। दूसरे तार का प्रतिरोध हमारे पास में नहीं है, प्रतिरोध का सूत्र होता है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, इसका हम प्रयोग करेंगे कुछ इस तरह से ये हो जाएगा रो एल अपॉन ए। ये दूसरा है तो रो 2L2 A2 हो जाएगा, रो 2L2 A2, ठीक है, A2 A1 पहुंचेगा ऊपर, बटे रो 1L1 आ जाएगा नीचे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से भी हम कुछ काटफिट करेंगे, कैसे काटफिट करेंगे भैया, देखो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A है, तो A2 से A1 हम काट सकते हैं सीधा सीधा डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों तारों के बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। और क्या काट सकते हैं, एक ही तार के बने हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बराबर है, तो रो 2 से रो 2 काट सकते हैं, रो 2 से रो 1 काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचा, जो बचा उसको लिखेंगे, यानी I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या बचा, L2 बटे L1, L2 बटे L1। अब जरा देखो हमारे पास वैल्यू है L1 अपॉन L2 की, L1 अपॉन L2 की, और हमको चाहिए L2 अपॉन L1 की वैल्यू, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, पलट लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो धाराओं का अनुपात क्या आ गया, I1 अनुपात I2, I1 अनुपात I2 इक्वल टू 1:2, 1:2, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तारों की लंबाइयां समान हो परंतु अनुप्रस्थ काट में 2:1 का अनुपात हो तब धाराओं में अनुपात 2:1 होगा। सेम क्वेश्चन है भैया, इसी के जैसा दे रखा है दूसरा। अब इस क्वेश्चन में हमको दे रखा था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी जो L1 और L2 है उसके स्थान पर A1:A2 वो दे रखा था इन्होंने 2:1। पूछते हैं धाराओं का अनुपात क्या होगा, तो धाराओं का अनुपात 2:1 होगा। ठीक है जी, आप इसी के अनुसार इसको स्वयं हल कीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के एक तार में स्थिर विभवांतर पर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी वोल्टेज कितना है स्थिर कर दिया उन्होंने। तार के गर्म होने पर इसके आधे भाग पर ठंडा जल डाला जाता है। ऐसा करने से इसका दूसरा आधा भाग और अधिक गर्म हो जाता है, इसका कारण लिखिए। तो समझ लीजिए, ताप भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ताप भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको विस्तार से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो ये कोई चालक तार है हमारे पास, इतना बड़ा कोई चालक तार है और इस पर कोई स्थिर विभवांतर होने लगा दिया। स्थिर विभवांतर का मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, इसके सिरों पर वोल्टेज स्थापित हो जाता है जो कि सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। ठीक है, तार को नाम दे दीजिए A और B। A और B आप इसको नाम दे दीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं प्रश्न क्या कहते हैं। धातु के एक तार में स्थिर विभवांतर पर धारा प्रवाहित की जाती है। तार के गर्म हो जाने पर इसके आधे भाग पर ठंडा जल डाला जाता है। ऐसा करने से इसका दूसरा आधा भाग और अधिक गर्म हो जाता है। क्यों? तो ठंडे किए गए भाग का प्रतिरोध घट जाने से पूरे तार में धारा बढ़ जाती है। ये तो एक ही कारण हो गया, परंतु दूसरा कारण मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखो, ये L लंबाई का कोई तार है, इसके दो भाग कर लेते हैं। जब इसमें वोल्टेज लगाते हैं V विभवांतर पर वैद्युत धारा I इसमें प्रवाहित होने लगती है तो तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तार धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है, जब वो तार गर्म हो जाता है तो इस प्रश्न के अनुसार वो कहते हैं कि इसके आधे भाग में, इसमें आधे भाग में ठंडा पानी डाल दिया जाता है, यानी जो ठंडा जल है वो डाल दिया जाता है। ठंडा जल, ठीक है, ठंडा जल डाल देने से जो ये वाला भाग है इसका आधा वाला वो ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसका जो शेष आधा वाला भाग है वो और ज्यादा गर्म हो जाता है। यही हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, बताइए। तो भैया ऐसा इसलिए होता है, ठंडा पानी डालने से तार का आधा भाग ठंडा हो जाता है, यानी यहाँ का तापमान कम हो जाता है। इस आधे तार का तापमान कम हो जाता है। अब तापमान कम क्यों होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार हम समझ लेते हैं, ऊर्जा चाहे तापीय हो चाहे वैद्युत हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा क्यों ना हो, ना तो नष्ट हो सकती है और ना ही उत्पन्न हो सकती है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से इस लाइन के अनुसार आप समझने का प्रयास कीजिए। ये तार एक ही धातु का बना है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होगा। लंबाई जो है वो है, क्षेत्रफल जो बिंदु ए पर है वो बिंदु बी पर, यानी एक समान क्षेत्रफल का ये तार है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर तार का प्रतिरोध भी बराबर बराबर होगा। सीधी सी बात है, R = ρL/A के अनुसार। जब हम इसमें I धारा प्रवाहित करेंगे V वोल्टेज पर I धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार का ताप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का तापमान है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, आगे का तापमान मान लो 30 हो जाए, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल इक्वलिटी, बिल्कुल समानता में इसका ताप बढ़ेगा। किसमें? समानता में।
तो बिंदु ए से बी तक इस तार का जो ताप है वो बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा में बढ़ेगा, बिल्कुल एक समान। प्रत्येक बिंदु पर यदि आप तापमान टेस्ट करेंगे या ज्ञात करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो तापमान प्रत्येक बिंदु पर बिल्कुल बराबर ही आपको प्राप्त होगा। अब इसके आधा आधा भाग मान लीजिए यहाँ बिंदु सी उत्पन्न हो जाता है, आधा भाग इधर हो गया बिंदु ए से सी तक, बिंदु सी से बी तक दूसरा भाग हो गया। तो जैसे ही ये ठंडा जल यहाँ डाला जाएगा, देखिए तापमान है तो तापीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। जब उसको ठंडे पानी से नहलाया जाएगा या इस तार पर ठंडा पानी डाला जाएगा, तो यहाँ की ऊष्मा कहाँ जाएगी? आप इस पर विचार कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है। तो ये तापमान कहाँ जाएगा? ठंडे पानी डालने से ये ठंडा हो जाएगा, तो इसके अंदर जो पहले तापमान था ठंडा पानी डालने से पहले, वह तापमान या तापीय ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो दो जगह पर ये ऊर्जा जाती है, तो वायुमंडल में, इसमें वायुमंडल में ये ऊर्जा चली जाती है। दूसरी ऊर्जा कहाँ जाती है? इसके पास जो तार है जिससे ये कनेक्टेड है आधा भाग, उस तार में ये चली जाती है, उस तार में ये चली जाती है। जब उस तार में ये चली जाएगी तो भाग सी बी, जो तार का भाग सी बी है, इसका ताप बढ़ जाएगा। अब कुछ टाइम के लिए मान लीजिए ए सी भाग का तापमान T1 हो जाता है, भाग बी सी का तापमान T2 हो जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं T2 ग्रेटर देन T1, T2 ग्रेटर देन T1, यानी दूसरे भाग का जो ताप है वो पहले भाग के ताप से अधिक हो जाता है। इसका दूसरा बड़ा कारण ये भी है, बुक में तो दे रखा है ये कि भाई जब ये ठंडा पानी डाल देंगे तो इसके आधे भाग का जो ताप है वो घट जाएगा, आधे भाग का ताप घट जाने से शेष आधे भाग का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध के बढ़ने से शेष आधे भाग का तापमान बढ़ जाता है। तो ये भी सही है, ठंडे किए गए भाग का प्रतिरोध घट जाने से पूरे तार में धारा बढ़ जाती है, पूरे तार में धारा बढ़ जाती है। यानी I = V/R के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इस तार का जो प्रतिरोध है वो घट जाता है, प्रतिरोध घटने से पूरे तार में धारा बढ़ जाती है, पूरे तार में धारा बढ़ जाती है। तो पूरे तार में धारा बढ़ जाने से भी शेष आधे भाग का तापमान बढ़ जाता है, तथा जो मैंने बताया था आपको ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार वह भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें कहते हैं यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 हो तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा? ये सीधा सीधा प्रतिरोध वाला सूत्र हमसे पूछ लेते हैं ताप के पदों में। तो ये सूत्र इस तरह से है, RT = R0 ब्रैकेट में 1 + αT, 1 + αT, ये इसका सूत्र होता है। RT क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध है, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर उस तार का प्रतिरोध है, 1 न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, और T है उसका तापमान। कौन सा तापमान है? इस T डिग्री सेल्सियस पर तार का जो प्रतिरोध मैंने आपको बताया था RT, वो वाला तापमान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इसमें कहते हैं ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण लिखिए। तो यही समीकरण है, RT = R0 ब्रैकेट में 1 + αT। इस समीकरण के अनुसार जैसे जैसे किसी धातु का या किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार से उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर अगला प्रश्न है, वो इसमें कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर सुचालक की वैद्युत चालकता बढ़ जाती है, वैद्युत चालकता बढ़ जाती है, घट जाती है या अपरिवर्तित रहती है। देखिए सुचालक पदार्थ यहाँ पर पूछा गया है। सुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से प्रवाहित हो सके, वैद्युत धारा।
ठीक है, सुचालक पदार्थों में पूछते हैं सुचालक पदार्थ। तो सभी धातुएं जहां तक दृष्टि जाती है, सभी धातुएं ले लीजिए। कुछ मिश्र धातुएं भी ऐसी होती हैं जो सुचालक होती हैं, कुछ में वैद्युत धारा बहुत ही कम मात्रा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अलग अलग कारण होते हैं, किसी में कोटा होती है, किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में धनायन, किसी में ऋणायन होते हैं। तो अलग अलग संख्या होने के कारण, इनमें अलग अलग संख्या होने के कारण वैद्युत चालन की दर कम, अधिक अथवा जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिसमें वैद्युत धारा चल सकती है सुगमता से, उन सभी पदार्थों को सुचालक कहते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछते हैं कि ताप बढ़ाने पर सुचालक की वैद्युत प्रतिरोधकता बढ़ती है, घटती है अथवा अपरिवर्तित रहती है। तो ताप के बढ़ने से, ताप जब बढ़ेंगे तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। वैद्युत चालकता क्या होगा, घट जाएगी। जब प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ताप बढ़ा रहे किसी पदार्थ का, तो ताप बढ़ाने से उस सुचालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोध बढ़ने से वैद्युत चालकता घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मिश्र धातु भी लगभग धातुओं की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए चालकता घट जाती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोधकता का मतलब क्या रहेगा, प्रतिरोधकता का आर मान लीजिए, यानी प्रतिरोध विशिष्ट मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से, प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने से घट जाती है। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल केवल मिश्र धातुओं के लिए हम यदि कर रहे हैं तो रो प्रोपोर्शनल आर, रो प्रोपोर्शनल ए, रो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एल हमको ये प्राप्त होगा। जैसे जैसे उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ने से, प्रतिरोध बढ़ने से उसका विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ने से उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो ताप के बढ़ने से क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। ये सही है। ठीक है, बाकी वीडियोस, बाकी क्वेश्चंस आपके अगले वीडियोस में